हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, क्योंकि आप सब क्लास 9 में आ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास 9। ठीक है, जो लोग क्लास 9 को मिस कर जाते हैं समझो कि आगे का आप सारा उनका पढ़ाई बेकार चला जाएगा। क्योंकि जितने भी मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं, जितने भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनका जो बेसिक्स है ना वो हमको यहीं पे पढ़ने को मिलता है। और बहुत बड़ी बात है कि क्लास 9 के मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए 80% टीचर फेल्योर है। वो पढ़ा तो देते हैं, सही से नहीं पढ़ा पाते। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया, सही से नहीं पढ़ा पाते हैं, इसके कारण बच्चे मैथमेटिक्स सीख नहीं पाते हैं और क्लास 9 में उनका मैथमेटिक्स डैमेज हो जाता है। जब क्लास 9 में डैमेज हो गया तो क्लास 10 में डैमेज होता ही चला जाएगा। 11 12 आपका मैथमेटिक्स खत्म। सो आज स्पेशली मैं आपके लिए क्लास 9 का जो मैथमेटिक्स है मैं उसको एनालाइज कर देता हूँ, कैसे कैसे क्या सब पढ़ना है। अगर हम सबसे पहले प्लानिंग कर लें तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और एक बार प्लानिंग करके पढ़ेंगे तो हर चीज आसान भी लगेगा। ठीक है, हम समझ पाएंगे कि किस चीज को कितना अटेंशन देना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है, और कब पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम आपके क्लास 9 के मैथमेटिक्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए, आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए, और कौन कौन सा बुक आपको प्रेफर करना चाहिए। इस समय एक्चुअली क्या होता है, बच्चे जब आधा सेशन बीत जाता है, 6 महीना उन्होंने क्लास 9 की पढ़ाई कर ली, तब उनको पता चलता है कि अरे यार मैंने तो ये पढ़ाई नहीं। अब तुम बैकअप नहीं ले सकते हो, अब 6 महीना पीछे नहीं जा सकते हो। तो एक तो जो तुमने छोड़ दिया वो भी गया और आगे जो है वो भी जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अभी प्लानिंग कर लें। ठीक है, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखिए हमारा सबसे पहले आप फोकस करो कि मैथमेटिक्स में कितने ब्रांचेस हैं जो हमको क्लास 9 में देखने को मिलेगा। मैथमेटिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ठीक है, लेकिन क्लास 9 के ओवरऑल मैथमेटिक्स को हम लोग 5 मेन सेक्शन में बांट सकते हैं। पहला सेक्शन आपका अरिथमेटिक का सेक्शन होगा। ठीक है, 5 सेक्शन में पहला अरिथमेटिक, दूसरा सेक्शन अलजेब्रा का सेक्शन होगा, तीसरा सेक्शन ज्योमेट्री का सेक्शन होगा, चौथा सेक्शन मेंसुरेशन का, और पांचवा सेक्शन स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन होगा। मतलब 5 चैप्टर नहीं, ये 5 सेक्शन है। ठीक है, 5 ग्रुप्स है मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स को मिला मिला के। तो पहला जो आपका अरिथमेटिक है, जिसमें हम लोग अंक के बारे में पढ़ते हैं, इसको अंक गणित बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, नंबर कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, नंबर सिस्टम। ठीक है, और मेरे हिसाब से कहो कि ये इसको आप सर आप कितना परसेंटेज दोगे? ओवरऑल पूरा 100% क्लास 9 का मैथमेटिक्स है, तो इसका डिफिकल्टी लेवल और जितना ये पार्ट कवर करता है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको 8% का कवरेज दूंगा कि पूरे बुक का 8% ये कवर करता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं। कैसा है तो मैंने बहुत दिनों से पढ़ाया है और बहुत ही आसान है ये, लेकिन अच्छे से पढ़ोगे तभी आसान लगेगा, ये बात समझ के रखो। अभी तक आपने क्लास 8 में आपने पढ़ा था रैशनल नंबर, यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम पढ़ने को मिलेगा, एक नया नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर हम सही से समझ पाएंगे ना तो हर चीज़ आसान ही लगेगा आपको। तो काफ़ी आसान है, आई डोंट थिंक ये डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट उनको लगता होगा जो सही से पढ़ते नहीं या फिर जो पढ़ाते नहीं है। ठीक है, आप सही से पढ़ोगे, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तो हर चीज़ आसान ही लगेगा। दूसरा सेक्शन बात करेंगे अलजेब्रा में। यहाँ पे 2 चैप्टर अलजेब्रा में आ जाएगा। एक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ये अलजेब्रा में ही आता है, और चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, ये भी अलजेब्रा में ही आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स और जो कांस्टेंट होते हैं उनके बीच का जो कैलकुलेशन होता है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था वही पॉलिनोमियल है, लेकिन चूंकि उम्र के साथ साथ हमारी भी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, वैसे ही पॉलिनोमियल्स यहाँ पे आके थोड़ा सा बड़ा हो गया है। क्लास 8 में हमने पढ़ा था आइडेंटिटी के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में, सब कुछ यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा आपको। 2 3 चीज़ यहाँ पे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आई डोंट थिंक ये डिफिकल्ट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा, सीख जाएंगे। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल ये काफ़ी आसान है। जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था ना वो डिफिकल्ट था, यहाँ पे सिर्फ हमको थोड़े से इसके ग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो इन दोनों को मिला के ओवरऑल मेरे से कहो आप तो मैं इसको दे देता हूँ 15%। ठीक है, ये 15% पार्ट आपका कवर करता है, 15%। ठीक है, ज्योमेट्री ज्योमेट्री की बात मैं कैसे कहूँ आपको, ज्योमेट्री को छोड़ते हैं, पहले इधर आते हैं। जो जो भी बचेगा वो ज्योमेट्री में ही जाने वाला है, क्योंकि आपके क्लास 9 में जो सबसे टफ सेगमेंट है ना वो ज्योमेट्री का सेगमेंट है। इतना टफ सेगमेंट क्लास 10 में भी नहीं है। आप देख रहे हो कि क्लास मतलब यहाँ पे कितना सारा ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये थोड़ा सा अलग तरह का चैप्टर है। ठीक है, क्लास 8 में जो आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही क्लास 9 में है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, मामूली सा है। बस आपको याद दिलाने के लिए कि क्लास 10 में बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, इसलिए क्लास 9 में थोड़ा सा पढ़ लो। तो क्लास 9 में ये बहुत कम है, क्लास 10 में बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है,
इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये कुछ खास चीज़ नहीं है, आपको देख लेना क्या चीज़ है इसमें, कोई खास नहीं है, बस लाइन सेगमेंट का कैलकुलेशन, ठीक है, और यही से पढ़ना है हम लोग, जो भी बेसिक्स हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसी के बारे में पढ़ना है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारे टीचर्स इसको अच्छे से पढ़ाते ही नहीं है, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको है कुछ नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ नहीं, लाइन्स एंड एंगल्स आपने क्लास 7 में पढ़ा था, वही चीज़ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ी डिफिकल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन हमने जो पढ़ा था वही सारी बातें हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स में आ जाओ, ट्रायंगल जो आपने क्लास 7 में पढ़ा था ना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स ही है, लेकिन वहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब ट्रायंगल के जितने भी कंडीशन होते हैं कॉन्ग्रुएंस सबको प्रूव करने, यहाँ बहुत सारे थ्योरम्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे थ्योरम्स मिलेंगे। सो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्वाड्रिलेटरल्स जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल, वही चीज़ यहाँ पे है, क्लास 8 में कम पढ़ना था, यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, ये बिल्कुल नया चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है, और अच्छा चैप्टर है, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब कुछ है। सर्कल्स आपने पढ़ा नहीं, क्लास 7-8 में भी आपने सर्किल के बारे में, जो आपने उसके एरिया के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे पूरा का पूरा इसको ज्योमेट्री के रूप में पढ़ना है, तो सर्कल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। एंड कंस्ट्रक्शन तो है ही अच्छा। तो आप कहोगे कि सर ये ज्योमेट्री का सेक्शन टोटल कितने परसेंटेज में आता है, तो मैं कहूँगा कि ये ज्योमेट्री का सेक्शन जो आपका पूरा सेक्शन है ज्योमेट्री का, ये ज्योमेट्री का पूरा सेक्शन आपका मेरे हिसाब से 60% पार्ट कवर करता है। जी हाँ, 60%। ज्योमेट्री सबका बाप है, क्लास 9 में ज्योमेट्री का सेक्शन सबका बाप है। एंड डोंट माइंड कि ज्योमेट्री का बाप यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो टेंशन नहीं करना, ज्योमेट्री किसी से समझ में नहीं आएगा ना, मैं समझाऊंगा और एक बार में समझ आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली ज्योमेट्री में प्रॉब्लम क्या होता है कि जहाँ पे कंसेप्ट बताना है, जहाँ पे थ्योरम्स बताने हैं, तो मैंने क्या बताया कि 80% जो टीचर्स हैं, 80% जो टीचर्स हैं, ठीक है, 80% टीचर वो इस सेक्शन को पढ़ाने से भागते हैं, क्योंकि ये सेक्शन डिफिकल्ट सेक्शन है, जो सही बात है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ, किसी टीचर की बुराई कर रहा हूँ, किसी स्टूडेंट की बुराई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो सच्चाई मैंने देखा अभी तक टीचिंग कैरियर, मैंने क्या देखा कि 80%, क्योंकि बहुत जगहों पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, जो उनसे फीडबैक मिलता था, मैंने पूछता था कि ये आपके टीचर ने पढ़ाया, तो सर ये तो सर ने पढ़ाया नहीं। तो फाइनली मेरे को पता चला कि 80% टीचर ज्योमेट्री पढ़ाने से भागते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट सेक्शन है, ठीक है। और अगर 20% टीचर जो बचे हैं, उनसे जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री सीखते हैं, 20% में भी सारे टीचर इफेक्टिवली काम नहीं करते हैं, वो बच्चों की बातों को नहीं समझ पाते, बच्चे उनकी बातों को नहीं समझ पाते, फिर भी कुछ लोग समझते हैं। कोई बात नहीं है, आप टेंशन नहीं करो। ज्योमेट्री आप मुझसे पूछोगे सर ज्योमेट्री कितना डिफिकल्ट है, तो मैं कहूँगा ज्योमेट्री मेरे को जो भी मेरे सामने दिखाई पड़ रहा है ना, ये 5 सेक्शन, इसमें सबसे आसान मेरे को कुछ लगता है ना, ज्योमेट्री लगता है सबसे आसान, ठीक है, और सब बता रहा हूँ, और मैं ये प्रूफ करके भी दिखा दूंगा आपको अपने वीडियोस में, अपने क्लासेस में, कि ज्योमेट्री सच में आसान है, बहुत आसान है। तो 60% देख के डरना नहीं, 60% बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। अब बात आई मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था वही चीज़ है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि सेम टू सेम डालेगा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हेरोस फार्मूला ट्रायंगल के बारे में पढ़ना होता है, शायद आपने क्लास 8 में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा ट्रैपेजियम वाले सेक्शन में। तो ये मेंसुरेशन को मैं 15% पार्ट में इसको दे सकता हूँ, ठीक है। 15% पार्ट जो है ये मैं इसको 50% पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा है भी नहीं है, ठीक है, मैं इसको 10% पार्ट ही देता हूँ, 10% ही है आपका, इतना ही, कुछ ही खास ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलेगा। अब ये हर मेरा जो परसेंटेज है ये डिपेंड कर रहा है कि आप किससे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके जो टीचर है, हो सकता है आपके टीचर को मेंसुरेशन डिफिकल्ट लगता हो, तो आपको वो कहेंगे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो बच्चों का जो फीडबैक है, तो वहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेंसुरेशन कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे मेरे सामने आसानी से बना लेते हैं। बात आती है स्टैटिस्टिक्स, तो जो बच गया है ना वो सब आप लगा दो यहाँ पे, वो सब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 75, 85 और 7% यहाँ बचा हुआ है, तो स्टैटिक्स बिल्कुल 7% के लायक ही है। प्रोबेबिलिटी आपने क्लास 8 में जो पढ़ा था वही यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी तो कुछ है ही नहीं है, बहुत आसान है, मतलब 1 घंटा अगर मैंने पढ़ा दिया प्रोबेबिलिटी, तो समझो कि काम ही खत्म हो गया प्रोबेबिलिटी का,
ये कुछ बच्चों वाली बातें पढ़ी। स्टैटिस्टिक्स जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था, मीन मीडियन मोड, वहाँ यहाँ पे थोड़ा सा एडवांसमेंट देखने को मिलता है। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा बात है नहीं, थोड़ा बहुत बस कैलकुलेशन है। सो आपने ओवरऑल ये देख लिया कि कैसा मैथमेटिक्स का क्या फिगर आउट हमारे सामने आने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा का ज़्यादा समय, मतलब मैं यूँ कह दूँ कि आपका पूरा साल का जो ड्यूरेशन है उसका 50%, मतलब अगर 12 महीने आप में मैथ खत्म करते हो तो 6 महीना लगेगा आपको ज्योमेट्री पढ़ने में, उससे कम में नहीं पढ़ोगे। अगर कोई टीचर आपको कहता है कि ज्योमेट्री तो मैं 2 महीने में पढ़ा दूँगा, हाँ स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग में भी लग जाता है समय। तो स्कूल की बात कर रहा हूँ, तो स्कूल में 6 महीना आपको ज्योमेट्री पढ़ाया ही जाएगा, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखना कोई टीचर, ताकि आपको चीट नहीं करे, क्योंकि मैंने क्या होता है कि क्लास 9 में बहुत सारे लोग कमज़ोर, मैंने बताया ना कि 80% जो मैंने एनालाइज किया बच्चों को देखा, तो पता चला कि बच्चे जो आ रहे हैं वो चीट होके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको चीट कर दिया गया। क्योंकि तुम तो जान नहीं रहे हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने बिल्कुल नया है। तो क्या चीज़ कैसे पढ़ाना है आपको तो पता ही नहीं, आपको जैसे पढ़ा दिया आप समझ गए, ठीक है। जैसे मेरे सामने ये पेन है, तो मैं कहूँगा कि ये पेन तो मैग्नेटिक पेन है, तो आप मान लोगे यस सर मैग्नेटिक पेन ही है। क्यों? क्योंकि सर ने कहा, इसलिए कहा सर ने क्योंकि आप सर पे यकीन करते हो, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्लास्टिक का पेन है। तो आपको कैसे मैंने बेवकूफ़ बना दिया। ऐसे ही टीचर भी करते हैं कि जिन लोगों को ये सारा सेक्शन नहीं आता है, बच्चे को उल्टा सीधा पढ़ा के निकाल देते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। कम से कम जहाँ भी आप स्टार्ट करना पढ़ना, तो एक बार मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियोस एक बार देख लेना, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है। खैर बात रही, तो जितना कुछ आपके सामने है ये एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा अपने चैनल उज्ज्वल मैथ्स पे, ठीक है। हर चीज़ विथ सॉल्यूशन, विथ कंसेप्ट, विथ थ्योरम्स, हर चीज़ मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं बुक्स, हमारे पास में कौन कौन से बुक्स हैं, कौन सा बुक पढ़ना है और कौन सा बुक अवॉइड करना है। तो सबसे पहले बात आती है एनसीईआरटी की। सारे स्कूल्स में एनसीईआरटी की बुक ही चलती है। सबसे पहली बात क्यों चलती है? क्योंकि स्कूल में बहुत सारी छुट्टियां होती है। स्कूल में क्लास का जो ड्यूरेशन होता है वो लिमिट होता है कि आपको 40 मिनट में ही इन सारे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो टीचर के पास और बहुत सारा काम होता है स्कूल का, इसलिए स्कूल में एनसीईआरटी चलता है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है, बहुत कम क्वेश्चन है। तो जो लोग का मैथमेटिक्स का लेवल कमज़ोर है, ठीक है, कमज़ोर मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी का लेवल कमज़ोर नहीं होता है, कमज़ोर तुम कर लेते हो अपने लेवल को, या फिर तुम्हारे टीचर तुम्हारे लेवल को कमज़ोर कर देते हैं। गलती दोनों ही तरफ से होती है। तो आई डोंट थिंक कि बच्चा कमज़ोर होता है, बच्चा कमज़ोर नहीं होता है अगर वो मेहनत कर ले। अगर तुम क्लास 8 में कमज़ोर हो, क्लास 9 में मेहनत करो मेरे साथ, देखो तुम क्लास 10 में तुम चैंपियन बन के रहोगे। तो फिर भी क्लास 9 में जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है वो ये मैथमेटिक्स का ये बुक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत कम कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, और इतने में आपका काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं इस बुक को, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यही बुक पढ़ो, क्योंकि इस बुक को पढ़ने से आपका मतलब नॉलेज ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे तुम हो वहीं पे रह जाओगे। मतलब वाइड एंगल, जैसे कैमरे का वाइड एंगल होता है कि बहुत दूर तक हम पिक्चर कवर कर सकते हैं, तो आपका जो सेंस है, थिंकिंग सेंस है, वो कभी वाइड एंगल में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में स्कूल में चलने दो। हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ ये बुक पढ़ेंगे। ये बुक बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। अब मैं इस बुक के बारे में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस बुक को मैंने लगभग बहुत सारे मैंने बुक्स पढ़ा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बुक में देखा जो भी कंटेंट है ना, बेसिक से स्टार्ट हुआ है। उतना बेसिक से एनसीईआरटी में भी नहीं है, इतने बेसिक से आर एस अग्रवाल की बुक में स्टार्ट किया गया, ठीक है। बेसिक से लेके फिर मीडियोकर जो लोग होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ना इंटेलिजेंट है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनके लिए भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता गया है लेवल को, और पढ़ने में स्टूडेंट को बहुत मज़ा आया इस बुक। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो कोचिंग में आप यही बुक पढ़ो। स्कूल में तो ये बुक ही पढ़ाएगा, कोचिंग में ये बुक पढ़ो, या फिर मेरे चैनल पे अगर आते हो तो मैं इस बुक को फॉलो करता हूँ, आर एस अग्रवाल की बुक को, ठीक है। और इंडिया के बहुत सारे लगभग 80% स्टूडेंट जो है ना वो आर एस अग्रवाल की बुक को फॉलो करते हैं, ठीक है। और 80% टीचर आपको बेवकूफ़ बनाए क्या कहते हैं कि बेटा एनसीईआरटी से अच्छा कोई किताब ही नहीं है। उन 80% टीचर को मैं क्या कहूँ, ये छोड़ो, कहीं बाद में बताऊंगा आपको। उनके लिए गाली आती है मेरे मुंह से। तो आप इस बुक को कवर करना प्लीज़, ठीक है। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो, बेनिफिट तुम्हारा होने वाला। एक आर डी शर्मा की बुक आती है, आई विल नॉट रेकमेंड, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँ। अब बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेम, बहुत तेज़ हो, आप बहुत तेज़ हो, ठीक है, आपके लिए बुक चलेगा, लेकिन ये बुक सबके लिए, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं ना, मैं पढ़ाया हूँ इस बुक को, काफ़ी मोटी किताब है, मैंने पढ़ाया भी है। तो
सारे बच्चे इसको कवर नहीं कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे टीचर भी इसको नहीं पढ़ा सकते। इस बुक में एक दो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैं भी रह गया उलझ के, बहुत देर के बाद बना था, एक दो क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन बाकी जो टीचर्स हैं, आई डोंट थिंक, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, नहीं लगता कि उनसे ही बन पाएगा, क्योंकि बहुत लेवल काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है। तो इस बुक को मैंने कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे पास से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब भी पढ़ना है आपको, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स में उलझ के नहीं रहना है। इस बुक को आप एक्स्ट्रा में बना सकते हो। अगर आपने ये दोनों बुक खत्म कर लिया तो इसको शौक से बनाओ। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एम एल अग्रवाल की बुक पढ़ाओ आप। तो देखो, एम एल अग्रवाल में दो तरह की किताब आती है, एक तो आईसीएसई बोर्ड की बुक आती है जो आईसीएसई बोर्ड में चलता है, और एक आर एस अग्रवाल की बुक आती है जो एनसीईआरटी बोर्ड में चलता है, मतलब सीबीएसई बोर्ड में चलता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, क्लास 9 का जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, ठीक है, ये जो सिलेबस है ये सिलेबस फिक्स है। आप किसी भी बोर्ड में पढ़ोगे आपको यही चीज पढ़ना है, यही सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो मुझे पता है कि कहाँ पे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। सो आप कभी इस बात पे फोकस नहीं करो कि सर आपने इस बुक का सॉल्यूशन नहीं दिया। अगर सही से आप वीडियोज को फॉलो करोगे तो मैं कहता हूँ कि आर डी शर्मा एंड एम एल अग्रवाल ये और आईसीएसई बोर्ड का ये बुक आपसे जरूर बनेगा, निश्चित बन जाएगा। ठीक है, अभी आईआईटी फाउंडेशन की बात है, आई विल नेवर रेकमेंड दिस, कभी रेकमेंड नहीं करूंगा मैं, ठीक है, कभी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के लिए आपको क्लास 10 के बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने होंगे। अब क्लास 10 में तुम गए नहीं, तुम क्लास 8 से 9 में जा रहे हो, कहाँ से क्लास 10 का कंसेप्ट पढ़ लोगे? ठीक है, सो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं पियर्सन का बुक बनाना चाहता हूँ, बना लो यार, तुम्हारी मर्जी है, बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। जो सिंसियर रिव्यू है, जो सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तुमको गुमराह करके, तुमको सही या गलत में फ़र्क ना बता के ऐसे में कहूँ ठीक है बेटा यही बना लो, तो ये एक तरह से हुआ कि चीटिंग करने वाली बात होगी। मैं क्यों चीटिंग करूँ तुम्हारे साथ में? ठीक है, जो गलतियाँ बच्चे करते आ रहे हैं, जो कुछ मैंने उनसे सीखा, जो कुछ मैंने अपनी गलतियों से सीखा, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये काम नहीं करना, ये बुक अभी नहीं बनाना। आप 9th खत्म कर लो, ठीक है, आप इन दोनों बुक्स को खत्म कर लो, इसको खत्म कर लो, समय मिलता है तो इसको बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। तो आपने यहाँ, मैं रेकमेंड करूँगा कि इन दोनों बुक्स पे आपको ध्यान देना है, आर एस अग्रवाल की मैथमेटिक्स पे और एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की। इसके बाद आप ये एम एल अग्रवाल की बुक है, ये आपसे खुद से बन जाएगा। आर डी शर्मा भी बहुत हद तक, आप 75% तक आर डी शर्मा आप इन दोनों बुक को पढ़ के बना लोगे। ठीक है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए बच्चों के लिए। तो अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर, बहुत सारे बच्चे कि मैथमेटिक्स ही दिन रात पढ़ते रह जाते हैं, बहुत गलत है। सिर्फ मैथमेटिक्स की नैया से आप उस पार नहीं जा पाओगे, आपको और भी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने जो अभी टाइम टेबल बनाया है, 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। एक स्टूडेंट वो जो कोचिंग करते हैं, स्कूल तो सबको जाना है भाई, स्कूल तो सब जाते हैं, तो एक वो लोग जो लोग कोचिंग करते हैं। आप 4 घंटा सेल्फ स्टडी करें, ये सेल्फ स्टडी का शेड्यूल है, आपके स्कूल और कोचिंग का शेड्यूल नहीं है, सेल्फ स्टडी का शेड्यूल है। तो आप 4 घंटा पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी, अगर आप कोचिंग करते हैं तो। और अगर कोचिंग नहीं जा रहे हो किसी वजह से, मे बी आपके आसपास में कोचिंग अवेलेबल नहीं है, या फिर आप जाना नहीं चाहते, डोंट वरी, कोई ज़रूरत नहीं, कोचिंग करो ही, कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है। तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए 5 घंटा का समय देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 7 घंटा 8 घंटा भी लिख सकता था, लेकिन हर लिखने में और करने में फ़र्क होता है। मैंने क्या बताया आपको? हाँ, बहुत जगह पे देखो, यूट्यूब पे टीचर कहेंगे कि बेटा दिन में कम से कम एक दिन 12 घंटा पढ़ा करो। कौन पढ़ेगा 12 घंटा? जो कह रहा है वो पढ़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो क्यों आप कह रहे हैं बच्चों को 12 घंटा पढ़ने के लिए? क्या बच्चों के पास और भी, अभी क्लास 9 में गए हो, 15-16 साल तुम्हारी उम्र हुई है, तुमको थोड़ा खेलना कूदना, थोड़ा मूड को ही फ्रेश रखना है। कि पूरा का पूरा अपना लाइफ पढ़ाई में हमने झोंक दिया तो पता चलेगा कि बहुत जल्दी ही हम लोग जो है ना, मतलब एंग्जाइटी से घिरे हुए हैं, सिलेबस खत्म नहीं, ये वो। बिंदास होकर पढ़ना है, ठीक है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है सिंसियरली। तो ये 4 घंटा का मतलब 4 घंटा सिंसियरली पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, और तो आप 4 घंटे का समय अपने सेल्फ स्टडी रखो, और उसमें 1.5 घंटा आप मैथमेटिक्स पढ़ो। जी हाँ, बिल्कुल 1.5 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ो, उससे कम में काम नहीं चलने वाला है। कोई, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि मैं तो 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर आप 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं तो टोटल 15 चैप्टर्स है, तो 15 गुना 2 30 घंटा, 30 घंटे में पूरे मैथ का बुक खत्म हो गया। बच्चा 3 दिन मिलके लगातार मैथ का बुक खत्म कर ले, और 365 में से 362 दिन वो खेलते रहे। किसी के बाप का मजाल नहीं है कि वो 2 घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देगा। हाँ, एनसीईआरटी 1-2 चैप्टर खत्म हो सकते हैं, लेकिन क्या बच्चे सीख जाएंगे? बिल्कुल नहीं सीखेंगे।
तो जो समय लगना चाहिए वो समय उनको मिलना चाहिए। बच्चे को गुमराह नहीं करना चाहिए कि मैं तो ये 2 घंटे में पढ़ा दूंगा, तुम सीख जाओगे। 2 घंटे में क्या पढ़ाओगे तुम यार, पागल हो गए हो क्या? सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी जो बोर्ड है वहाँ पे टीचर्स के, वहाँ पे जो बड़े बड़े मतलब रिसर्चर है ना, उन्होंने कहा है कि इस चैप्टर को खत्म करने के लिए 10 क्लास चाहिए, इसको खत्म करने के लिए 15। मैंने बताया आपको कि ज्योमेट्री पढ़ने के लिए स्कूल में 6 महीने का समय चाहिए। अब स्कूल में कोई कहता है कि मैं तो 1 महीने में खत्म कर दूंगा, या तो वो टीचर फ्रॉड है, नहीं तो वो पागल है। बस इतना ही समझो, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट फिगर है। 1.5 घंटा मैथमेटिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, प्लीज़ पढ़ना, ठीक है, प्लीज़ मेरी तरफ से कह रहा हूँ। साइंस 1 घंटा कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बाकी सोशल स्टडीज़ यहाँ पे चूंकि कंसेप्ट नहीं होते हैं, एसएसटी जो है ना, इसमें मोस्टली क्या होता है, कहानी होता है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री की बात होगी, हिस्ट्री तो पूरा का पूरा कहानी है। तो स्कूल में अगर आप हिस्ट्री की कहानी को गौर से सुन लेते हो अच्छे से, तो आपको बहुत सारा बात वहाँ पे याद हो जाता है। अब उसको रिकॉल करने के लिए जो कुछ हमने स्कूल में पढ़ा, बहुत सारी बातें तो स्कूल में हमने याद ही कर लिया, रिकॉल करने के लिए 30 मिनट्स चाहिए, पर डे चाहिए, और ये इनफ है, सफिशियंट है। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो मेरे को एसएसटी नहीं आता है, मैंने एसएसटी भी पढ़ाया है। तो 30 मिनट्स सफिशियंट है। हिंदी के लिए 30 मिनट सफिशियंट है, पूरा का पूरा कहानी ही है, इसमें थोड़ा ग्रामर का पोर्शन आता है। और इंग्लिश के लिए भी 30 मिनट सफिशियंट है, क्योंकि इंग्लिश का मोस्टली जो पार्ट है वो लिटरेचर का पार्ट है। तो लिटरेचर आप स्कूल में ही कवर कर सकते हो, बाकी रहा ग्रामर का पोर्शन। 30 मिनट्स पर डे इज इनफ, यस इट्स इनफ, लेकिन पर डे। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो कोई नहीं, मैथ को आप 2 घंटा कर लो, मैथ को 2 घंटा कर लो, ठीक है। साइंस को आप 1 घंटा कर लो, 1 घंटा साइंस आपको वैसे ही पढ़ना ही है। एसएसटी अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत स्कूल में कोचिंग मिला के पढ़ाते हैं 30 मिनट काफ़ी है, लेकिन सब सिर्फ अपने स्कूल में पढ़ा तो नोट्स वगैरह बनाओ घर पे, क्योंकि कोचिंग में नोट्स वगैरह लोग लिखा देते हैं। तो आप 1 घंटा एसएसटी भी दे देना, बाकी हिंदी इंग्लिश में 30 मिनट्स ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। अब पूरा का पूरा मैटर समझ चुके हो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे जो स्ट्रेटजी हमारे पास है, इस चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं, ठीक है, तो निश्चित तौर पे हम क्लास 9 के सिलेबस को काफ़ी अच्छे से ख़त्म कर पाएंगे, ऑन टाइम ख़त्म कर पाएंगे, और बहुत अच्छा कवरेज रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो कुछ मैंने आपको बताया प्लीज़ इसको फॉलो करना, ठीक है। पर मैं फिर से कह रहा हूँ, फ़ायदा मेरा नहीं होने वाला है इसमें, मेरा क्या फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। मेरे को तो ऑलरेडी सब कुछ आता है, मेरे को क्लास 9-10 का पूरा मैथ का बुक याद ही है। मैं चाहता हूँ कि तुमको भी याद हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बताया मास्टर स्ट्रेटजी है ये, इसको जरूर फॉलो करना, ठीक है। तो आगे अब क्लास 9 का ये पहला वीडियो था जो मैंने बताया क्लास 9 के मैथमेटिक्स में कैसे क्या है। अब पहला चैप्टर, ठीक है, की शुरुआत करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, और फिर लगातार जो है ना वो स्टार्ट ही रहेगा, नन ब्रेकेबल, ठीक है, कहीं पे रुकेंगे नहीं। और बहुत जल्दी सबसे पहले हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे, हर एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, हर एक थ्योरम पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, और कहीं कोई डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर क्लास 9।